नमस्कार, खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन खबरों की बात करते हैं जिन्होंने बटोरी है दिन भर सुर्खियां और जिनके बारे में हमारे संवाददाताओं ने जिन खबरों को दिन भर फॉलो किया है, तो उन खबरों पर हम नजर रखेंगे, उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। आज हम बात करेंगे सर्वदलीय बैठक की, एनडीए की भी बैठक हुई है आज, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है, क्या कुछ कहा है, इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ त्रिपुरा विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज हुई है, क्या कुछ चल रहा है त्रिपुरा में, क्या कुछ है वहां की राजनीति, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संसद के बजट सत्र में किस तरह से उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई उसकी बात कर लेते हैं। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। बजट सत्र से एक दिन पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक में 27 राजनीतिक पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए चर्चा हुई, साथ ही सभी ने उन मुद्दों के बारे में सरकार को अवगत कराया जिस पर वो चर्चा चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद के बजट सत्र को इस बार 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा जो कि 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 31 तारीख को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने आगे बताया कि सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा जो कि 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है और इसकी अपेक्षा भी की है। गुरुवार से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसका जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता बैठक से अनुपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से पत्र आया था कि वे जम्मू कश्मीर में हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा सरकार की तरफ से, हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इशू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। ओवरऑल इन अ गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ all the opposition, and since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक की बात करें और ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे किस तरह से महत्वपूर्ण रही ये सर्वदलीय बैठक, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है और उसके बाद फिर हम एनडीए की जो बैठक है उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सर्वदलीय बैठक है उसको देख करके तो ये लगता है कि जिस तरह से एक अच्छे माहौल में बैठक हुई है कि सदन भी आगे ठीक चल सकेगा। देखिए, जो सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई ये तकरीबन 2 घंटे तक चली और कांग्रेस, हालांकि इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं आया चूँकि फ्लाइट डिले के होने की वजह से जम्मू कश्मीर से वो लोग नहीं आ सके और इस बात को पत्र के माध्यम से सूचित भी किया है संसदीय कार्य मंत्री को कि अलग से कल बैठक कर वो जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। जो विपक्षी दल और तमाम दल इस बैठक में शामिल हुए उन्होंने 3 मुद्दों को लेकर ये कहा है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए या फिर सत्र के दौरान उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इसके साथ ही साथ कुछ और मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल सदन के दौरान चाहते हैं कि चर्चा हो या फिर उस पर वो अपनी बात सदन के पटल पर रख पाए। दूसरी बात यह है कि कई विपक्षी दलों ने कहा कि सिर्फ संसद को विधायी कामकाज को पारित कराने के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। संसद के सत्र को बाकी जो डिस्कशन है, चर्चा है, उस पर पर्याप्त मौका विपक्षी दलों को मिलना चाहिए अपनी बात रखने का या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के जरिए, संक्षिप्त चर्चा के जरिए, तमाम अन्य माध्यमों से
विभिन्न विषयों को सदन में उठाने को लेकर। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि पिछले सत्र में भी 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पर चर्चा हुई थी। तमाम अन्य मुद्दों पर जब चर्चा हुई तब या विधायी कामकाज पर चर्चा हुई तो उसमें भी विपक्षी दलों की तरफ से तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। और इस बार भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। नियम के मुताबिक अगर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति अनुमति देते हैं तो मुद्दा कोई भी हो वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा हो सकती है। हम जानते हैं कि संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होता है और पहला चरण अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा निगाहें होती हैं आम बजट जो 1 फरवरी को आता है। उससे पहले कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जिसमें एक आर्थिक तस्वीर पेश होगी। तो पहले चरण में आप देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर चर्चा होती है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होती है और एक दिन आम बजट आता है 1 फरवरी को और कल राष्ट्रपति के भाषण से बजट सत्र का पहला चरण शुरू होगा। तो ऐसे में बहुत गुंजाइश नहीं होती है कि किसी अन्य विषय पर चर्चा की जाए, चूंकि पहले ये प्राथमिक काम निपटाना होता है। लेकिन देखना होगा कि क्या विपक्ष इसी पहले चरण में कुछ मुद्दों पर चर्चा चाहता है, क्या रणनीति होगी उसको लेकर हम देखेंगे कि विपक्षी दलों की हो सकता है कि कल अलग से बैठक हो। लेकिन आज की बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। सभी दलों ने अपनी बात रखी है कि किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, किन आर्थिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं। जी 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 जी, ये बात आपने बताई। दरअसल शैलेंद्र ये भी समझना चाहेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी अपनी बैठक होती है और इस कड़ी में अगर बात करें एनडीए की भी आपस में जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी आपस में समझ बूझ करके बैठ करके इस बात को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ रणनीति होगी उनकी। जो एनडीए की बैठक है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उस बैठक में यह चर्चा हुई है कि एनडीए का एक साझा चेहरा दिखना चाहिए, रणनीति दिखनी चाहिए सदन के अंदर और सभी मुद्दों पर एक आम राय होनी चाहिए एनडीए के घटक दलों के भीतर। आज की जो बैठक हुई उसमें लोकसभा में उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बीजेपी की तरफ से शामिल हुए। और बाकी दलों की बात करें तो एनडीए के घटक दल में अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से शामिल हुई। इसके साथ ही साथ एआईडीएमके के प्रतिनिधि शामिल हुए, रामदास अठावले थे और भी जो एनडीए के उत्तर पूर्व के जो सहयोगी हैं वो शामिल हुए। और इसमें इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि कैसे एनडीए एक साझा रणनीति के साथ संसद के दोनों सदनों में नजर आए और एक सुर में बोलता नजर आए। ऐसा होता दिखा भी है पिछले कई सत्रों में और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और सदन के भीतर और सदन के बाहर भी तमाम प्रमुख मुद्दों पर मुखर होकर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो एक साथ अपनी बात रखें। तो ये रणनीति रही है एनडीए की कि कम से कम सदन में और सदन के बाहर भी एक सुर में, एक स्वर में, एक इन सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और उसी तरह से सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस अगर भारत जोड़ो की बात करती है तो यह बड़ी विडंबना की बात है। उन्होंने कहा कि आज अगर राहुल गांधी कश्मीर में झंडा फहराने में सफल हो पाए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे संयोजक ने अपने प्राण त्यागे और हमारे प्रधानमंत्री ने अगस्त 2019 में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। ये यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में अगर आज पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिल मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में एक नहीं बल्कि अनेक मौकों पर नफरत और घृणा के बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि इनकी एक ही नीति रही है, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव और खेत खेत में तुमने जाति पात की म्याद बांट दी और एक वोट के खातिर तुमने देश की बुनियाद बांट दी। सुधांशु त्रिवेदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि नफरती जहर बुझे
सवालों को लेकर कौन सी मोहब्बत का अभियान चला रहे थे राहुल गांधी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई, और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। तो बीजेपी ने लगातार हमला किया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर और उसको असफल भी बताया है। हमारे संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज, बीजेपी ने साफ कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा असफल रही है और राहुल गांधी अपने आप को भी स्टैब्लिश करने में असफल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जो बयान दिया गया बीजेपी की तरफ से उसको? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मोहब्बत की कौन सी दुकान सजा रहे थे राहुल गांधी, और जो सबसे बड़ा हमला बोला निखिल, उन्होंने ये कहा कि ना वो नेहरू के क्षेत्र में जा पाए और ना ही गांधी के प्रदेश में जा पाए। उनका सीधा सीधा तंज बात को लेकर था कि अगर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं गुजरात जो है गांधी के प्रदेश जाना चाहिए था, वहां उनके जो दांडी यात्रा से जुड़े हुए जो स्थल हैं वहां जाना चाहिए था, और कम से कम वो रायबरेली चले जाते, अमेठी चले जाते, और कहीं नहीं तो इलाहाबाद चले जाते, प्रयागराज चले जाते, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद के थे। और सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा चलाने की कोशिश की, वह कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नजर में अपने को सबसे मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत करते नजर आए, और राज्यों में जाकर उन्होंने जिस तरीके से दूसरे दलों के विपक्षी नेताओं को आमंत्रण दिया अपने साथ आने का, उसमें उनकी सहभागिता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी, और विपक्ष के नेता के तौर पर अपने को प्रस्तुत करने का उनका जो एक मजबूत सपना था, एक दावेदारी थी, वह भी बिखरती हुई नजर आई। उन्होंने कन्हैया कुमार पर भी बिना नाम लिए तंज करते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो संरक्षक थे कन्हैया, वो उनकी यात्रा को संचालित कर रहे थे, और जो सेना के जवानों की जो निर्मम हत्या हुई या जो जवान शहीद हुए, उन पर जो दिग्विजय सिंह लगातार जो हमले कर रहे हैं, उनको वो यात्रा का संयोजक बनाते हैं, जिससे यह समझने वाली बात हो सकती है कि राहुल गांधी किस तरीके से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। धारा 370 अगर लागू नहीं हो पाता तो आज वो कश्मीर में बहुत आराम से घूम नहीं पाते और तिरंगा लहरा नहीं। जी बिल्कुल। एक बात और खास तौर पर कही कि राहुल गांधी के बयानों में भी विरोधाभास रहा, और उन्होंने कहा कि वो नफरत की दुकान में, नफरत के माहौल में मोहब्बत सजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो यात्रा पर निकले तो उन्होंने कहा कि नफरत को दूर करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं उनको नफरत नहीं मिली। क्या बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी पर कई तरह के आरोप लगाए, और जो मैंने आपको बताया कि सबसे जो मजबूत जो विरोध था सुधांशु त्रिवेदी का, सुधांशु त्रिवेदी अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहित्यिक नजर आते हैं, वो शेरो शायरी करते हैं, शेरो शायरी के जरिए वो हमले बोलते हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत होगी तो हम धारा 370 को ही खत्म कर देंगे, तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जुमला जो है वो सुनाते हुए कहा कि लखनऊ का एक प्रसिद्ध जुमला रहा है कि, और उसका जो लफल हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि ना आप सत्ता में आएंगे और ना धारा 370 हटा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय फुट है, जो स्थानीय खुशबू है, वो सुधांशु त्रिवेदी की बातचीत में झलक रही थी, और उसके जरिए वो राहुल गांधी पर हमलावर थे, और एक से एक ताबड़तोड़ शेर सुनाकर उन्होंने
पत्रकारों का और देश की जनता का ध्यान जो है वो खींचने की कोशिश की, और स्पष्ट तौर पर ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको कहीं ना कहीं अप्रासंगिक करार दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए राजेश राज। और बात करेंगे त्रिपुरा की सियासत की, जहां पर आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और ऐसे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज बारदोवली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले माणिक साहा ने रोड शो कर अपनी और पार्टी की ताकत का भी को दिखाया, जनता के बीच में उसका प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम माणिक साहा के सामने कांग्रेस ने आशीष कुमार साहा को उम्मीदवार बनाया है। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी IPFT 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी के 22 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार भी आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया। एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे सीपीएम और कांग्रेस में इस बार सीटों को लेकर तालमेल की गुंजाइश बन रही है और इसीलिए एक बड़ा सवाल यह भी होता है कि ध्रुव विरोधी होते हुए भी सीपीएम और कांग्रेस को गठबंधन करने की क्या मजबूरी थी। 2018 में त्रिपुरा की 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव कराए गए थे और बीजेपी ने इन चुनावों में बम्पर जीत दर्ज की थी और बम्पर जीत दर्ज करते हुए 35 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। सीपीएम सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई थी। और हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे इस वक्त अगरतला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, त्रिपुरा की सियासत पर और आज किस तरह से नामांकन रहा इस विषय पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो नामांकन का आज आखिरी दिन था कुणाल, किस तरह से नामांकन रहा और अब इसके बाद जिसको कहते हैं कि फुल फ्लेज्ड चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो सकेगा, क्या जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, अभी कैंपेनिंग पूरे जोरों शोरों से शुरू होगा। आज जैसे नामांकन नॉमिनेशन पेपर्स आज फाइल करने का आज आखिरी दिन था। काफी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भी कई इंडिपेंडेंट है और फिर लोकल पार्टीज है, IPFT है, त्रिपुरा मोर्चा है, तो इन्होंने काफी अपने जो कैंडिडेट्स है इन्होंने एक फेवरिश पिच अटेंड किया था। काफी प्रोसेशन निकाले गए थे, मार्च निकाले गए थे, अलग अलग तरीके से एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिला कैंपेन मतलब नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम पे कैंडिडेट द्वारा। और जैसे आपने कहा कि जो करंट सीएम है डॉक्टर माणिक साहा, तो उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया है और भी बीजेपी के सभी का जो कैंडिडेट्स है 55 कैंडिडेट्स है उन्होंने सभी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। एक शो स्ट्रेंथ था गया बीजेपी की तरफ से जी आज के दिन। जी जी एक बात और समझना चाहेंगे, सीपीएम और कांग्रेस जिस तरह से साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनको बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से डर लग रहा है? किस तरह से देखते हैं इसको? माहौल कुछ ऐसे ही दिख रहा है। देखिए अभी बीजेपी इस बार 55 सीट पर फील्ड किए हैं उन्होंने कैंडिडेट। उनकी जो अलायंस पार्टनर है IPFT इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनको सिर्फ 5 सीटें मिली है। तो ये जो बीजेपी जिस तरीके से प्लेज हो रही है, एक्सपांशन जो देखा जा रहा है बीजेपी का त्रिपुरा में, तो ये डर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सीपीएम को दिख रहा है। तो सीपीएम ने 47 कैंडिडेट्स अपनी फील्ड किए हैं, एक तरफ उन्होंने अलायंस भी किए कांग्रेस की तरफ कांग्रेस के साथ, बट एट द सेम टाइम कुछ सीट्स है जैसे 4-5 सीट्स है वहां पे कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निखिल जी 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 चलिए, तो सियासत आने वाले दिनों में त्रिपुरा में तेज हो रही है, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स इस पर लेते रहेंगे। फिलहाल कुणाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की आज से मध्य प्रदेश में शुरुआत होने जा रही है। 13 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। इस बार के खेलो इंडिया में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को शामिल किया गया है। खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाले खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत आज से होने जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन मध्य प्रदेश में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान इस खेल समागम का उद्घाटन करेंगे। ये खेल आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होंगे। 13 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से करीब 6000 से अधिक खिलाड़ी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जो कि 27 खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को शामिल किया गया है। साथ ही आधुनिक खेलों के साथ देश के पारंपरिक खेलों को भी खेलो इंडिया में शामिल कर उनको लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन जैसे खेलों को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। भोपाल से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 8 शहर मध्य प्रदेश के किस तरह से तैयार हैं? क्या कुछ खास इस बार नजर आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुकेश? मध्य प्रदेश मेजबानी करने जा रहा है। वैसे ही ये शहर लेक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। इंदौर इसके साथ साथ मेजबानी करेगा। वो वैसे ही आपको पता है स्वच्छता में अव्वल दर्जे पर आंका जाता है। तो ये शहर पूरी तरह से तैयार है। 6000 खिलाड़ी इस समय यहाँ पर तमाम शहरों में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और वो इन खेलों का हिस्सा होंगे। आज से कुछ खेल शुरू भी हो गए, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो था और कुछ देर बाद खेल मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचेंगे, जो शाम 7 बजे से आयोजित होगी। यहाँ पर जो स्टार्स सिंगर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। शाम जिन्होंने फिर दिल दो हिंदुस्तान को उन्होंने यहाँ का थीम सॉन्ग लॉन्च किया, वो वहां पर होंगे और गीता मोहन वहां पर होंगी, जो स्टार गायिका हैं। और यहाँ के लोक गीतकार जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। विभिन्न तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी। 90 मिनट तक ये परफॉर्मेंस चलेगी। लेकिन आपको बताऊं, खेलो इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को जिस शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिस शानदार तरीके से धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा है, इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर इन्हीं खेलो इंडिया टॉप टीम्स का हिस्सा बने और अब जाकर के वो देश का परचम लहरा रहे हैं, जिसमें महादेवन के बेटे भी यहाँ पर स्विमिंग में कंपीट करेंगे। वहीं शिवा नरवा और साथ ही साथ कई और बड़े खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ नए खिलाड़ियों को अपने आप को रोशनी में लाने का, स्टार बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ वो राज्य यहाँ पर जो आजमाइश करेगा कि उसको कितने पदक मिलते हैं। पिछली बार हरियाणा आ रही थी, इस बार देखते हैं कि मध्य प्रदेश के झोली में कितने खाते आते हैं, क्योंकि उनका कंटिंजेंट भी बहुत बड़ा है। 450 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उनकी तरफ से शिरकत करेंगे। तो तमाम फ्लेवर है, क्लेवर है और कल्चर है। यानी कहते हैं कि विविधता में एकता का अगर आपको सही समागम देखना है तो आप इन खेलों में आइए और देखिए कि किस तरह से हमारे तमाम राज्यों से बच्चे और यूनियन टेरिटरी से यहाँ पहुंचते हैं और आपस में एक तालमेल बनाते हैं और देश को एक बड़े मुकाम की तरफ लेकर के जाते हैं। निश्चित तौर पर जब हम खेलों में देश की उत्कृष्टता की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने एक मुकाम सेट करने की जो पहल की है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और इस बार 5वां संस्करण निश्चित तौर पर कई मायनों में खास होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मुकेश शुक्ला। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।